आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समय दबों में हूँ, जहाँ पर आज एक ऐसी शख्सियत के साथ खास इंटरव्यू करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दबों के सबसे पहले तहसीलदार के रूप में और दबों के सबसे पहले व्यक्ति जो आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ ओएसडी के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्यामू श्रीवास्तव। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपके सफ़र के बारे में कि दबों में आप पहले व्यक्ति हैं जो बहुत कम उम्र में नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी आपने संभाली है। हाँ, ये ठीक है कि दबों में हम जब तैयारी उस समय शुरू किए थे, उस समय इस प्रकार का बहुत ज़्यादा माहौल नहीं था, तो उस समय समस्याएं थी, कोई बताने वाला नहीं था। तो 2013 की पीएससी जो दी थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद 2015 में सहायक संचालक महिला बाल विकास पे हुआ था। इसके पहले भी कई जगह सेंट्रल और नवोदय मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बाद में मैंने इसी को नायब तहसीलदार को, वर्तमान में जो मैं तहसीलदार हूँ उसी को मैंने बनाए रखा है। कभी ऐसा हुआ कि आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे, कभी ऐसी फीलिंग आई? हाँ, जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं लड़के, उन सब के साथ में एक समस्या आती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार पसीना आता है, मतलब सोते सोते पसीना आता है, और कई बार तो दिन में सो गए तो पसीना आ जाएगा कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। अरे जी, सभी के साथ होता है। कई बार बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते घुटन होती है तो फिर बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं। सबके साथ जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, सिंसियर है, तो उसको पूरा कैरियर पे ही उसने अपना जी जान लगा रखी है, तो सबके साथ इस प्रकार का डिप्रेशन का दौर हर महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आता है। बस वो इस डिप्रेशन के दौर को एक क्षणिक मूवमेंट के रूप में निकाल ले और फिर अपने लग जाए, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता नहीं कि जिसने मेहनत की हो, लगा रहा, उसको सिलेक्शन ना हुआ हो। तो कहीं ना कहीं शुरुआती जो दिन होते हैं वो हमें कुर्बानी उनकी देना पड़ेगी और तभी हमारे अच्छे दिन आएंगे। आप इसको मानते हैं? निष्ठुरता की सीपी में ही सफलता का मोती खिलता है। हम जितना प्रतिनिष्ठ हो जाएंगे अपने आलस्य के प्रति, अपने शौक़ के प्रति, पारिवारिक समारोह के प्रति, दोस्त यारों के प्रति, तो हम देखेंगे कि हम और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। कंपटीशन का जो समय होता है वो मुश्किल से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5-6 साल। ये वो जीवन के इतना समय अगर दिनों में गिना जाए तो हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, साल में बड़ा लगता है, वो पता नहीं पड़ता कब निकल गया। अगर ये दौर व्यक्ति अच्छे से तैयारी कर ले तो मुझे लगता है कि जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य पहुँचने के लिए या बड़े पद पर बैठने के लिए या जीवन को सहज सरल बनाने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए या अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए या अपन कहे सर्वजन सुखाय की भावना के लिए, इससे पढ़ाई से अच्छा, कलम चलाने से अच्छा, लिखने से अच्छा कोई भी दूसरा व्यवसाय माध्यम नहीं है। ऊपरी में तहसीलदार के रूप में पदस्थ रहे हैं, आपके तमाम अखबारों में इश्तिहाक हमने पढ़े हैं। कार्रवाइयों में आप बहुत ही सख्त कार्रवाइयों के करते हुए हमने देखे हैं, आपके इश्तिहाक में पढ़ा है। तो कुछ यादगार लम्हे बताइए जब आपने कार्रवाई की हो। हाँ, मुरैना में मेरी पहली पोस्टिंग थी और एक अतिक्रमण था किसी व्यक्ति का। चूँकि पहली पोस्टिंग थी उस समय का, तो वो मकान पर किसी के अतिक्रमण कर लिया था और जिसने किया था वो एक माफिया किस्म के व्यक्ति थे, पूरा एक समूह था उनका। तो हमें उनका मकान पे, जो आदमी थे वो बाहर के रहने वाले थे, तो हमने उनके मकान पे से उनका अतिक्रमण हटाने गए, तो वो लोग बंदूक वगैरह लेके छत पे बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने उस पर, हमारे और हमारे एक थाना प्रभारी थे, तो हम दोनों ने मिलके बढ़िया तरीके से उस पर उनके जो बंदूकें थी, जितने लठ थे उनके, जो अपराधी किस्म व्यक्ति थे, उनको हमने थाने बंद कराया, मकान पे से कब्जा हटाया, उनके जो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी कराई। तो मेरे समय से मुरैना में उस समय की बड़ी अच्छी कार्रवाई थी, जिससे आने वाले 3 साल तक प्रशासनिक रूप से इस प्रकार की कोई समस्या हम लोगों के सामने नहीं आई थी। तो इस समय आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के यहाँ कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में वहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं दबों भी गौरवान्वित होता है। तो कुछ सीएम के साथ काम करते हुए कुछ अनुभव शेयर करेंगे आप ऑडियंस के बीच में? माननीय मुख्यमंत्री महोदय अत्यंत संवेदनशील हैं और जो प्राय देखा है वो अपने कार्य में बिल्कुल जिस प्रकार से हम देखते हैं, तेन त्यक्तेन भुजिया, त्याग के साथ जीवन जीना, वो सुबह से लेकर शाम तक उनका रूटीन इस प्रकार का व्यस्त है कि वो जनता की सेवाओं में ही लगे रहते हैं। और जो उनकी
गौ माता के प्रति भक्ति जो है वो अटूट है। सुबह उनकी शुरुआत सामान्यतः पूजा से और गौ माता से होती है। मतलब बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की कुछ खास बातें बताएंगे जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लोगों के लिए प्रिय और अनप्रिय? अभी चूँकि मैं वहाँ पे नया पहुँचा हूँ, लेकिन सामान्यतः जो देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और तुरंत निराकरण भी करते हैं और जनता की भावनाओं को समझते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेगा, विकास की नई इबारत बिल्कुल लिखेगा। जी, कि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तहसीलदार के रूप में क्या नैतिक कर्तव्य होते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एक तहसीलदार के रूप में? देखो, जिस पद पे व्यक्ति बैठा है वो पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तहसीलदार के रूप में जो मैं जिस पद पे था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोगों की आम समस्याएं सबसे पहले तहसीलदार से शुरू होती हैं। व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र हो तो तहसीलदार से शुरू होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो तहसीलदार पे जाके चलता है। इसके बाद जिंदगी भर की जाति, उसकी ज़मीन, तो हर प्रकार की जो समस्या हैं उसकी निराकरण तहसील लेवल पे होता है। सामान्यतः चूँकि स्टाफ कम रहता है, कई जगह व्यस्तताएँ ज़्यादा रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ भागना वहाँ भागना, और मुझे लगता है कि तहसीलदार जितना काम करता है वास्तविक रूप से अपनी दिनचर्या में, क्योंकि उसकी कोई ड्यूटी नहीं होती है। सुबह से लेकर बाढ़ आ गई तो रात में भी जागना है, सूखा आ गया तो उसके पत्र भी बनाना है बाढ़ सूखा के, तो प्राकृतिक आपदा हो, निर्वाचन हो, खाद्य की समस्या आती है तो उसमें लग जाता है, महिला बाल विकास की कोई समस्या आती है तो उसमें लग जाता है। माने कलेक्टर जो जिला प्रशासन का मुखिया होता है, उनके सामने 52-55 विभाग होते हैं लगभग, इससे भी ज़्यादा हैं। तो उन विभाग में अगर कहीं भी कोई विभाग अगर पीछे चल रहा है तो कलेक्टर साहब के द्वारा तहसीलदार को ही आगे किया जाता है सामान्यतः। तो इसलिए किया जाता है तहसीलदार कि एक तो वो बड़ा परिपक्व है विभाग में, मजबूत स्तंभ है जिले का, और जहाँ तहसीलदार को खड़ा किया जाता है तो जिले प्रशासन को और वरिष्ठ लेवल तक भरोसा होता है कि जो विभाग पीछे पिछड़ रहा है वो आगे हो जाएगा। आप लोग भी देखते होंगे कि कहीं फूड की समस्या होती है तो लोग तहसील में पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से टोकन बंटना शुरू हो जाते हैं। महिला बाल विकास की भी अपन देख रहे थे कि अब कहीं किसी प्रकार की समस्या आती तो ज़मीन आवंटन के साथ में इसके पर अभी चल रही थी वो लाडली बहनाओ, वो सर्वे वगैरह तहसीलदार के द्वारा कराया गया। जनमन योजना चल रही थी अभी, हालांकि जनपद की, लेकिन तहसीलदार राष्ट्रीय विभाग ने आगे काम किया। तो किसी विभाग का हो, जब भी लगता है कि कलेक्टर साहब को लगता है, जिला वरिष्ठ लेवल को लगता है कि हाँ ये विभाग पीछे पिछड़ा है, तो स्टेपनी के रूप में राष्ट्र को आगे करके लीडरशिप निश्चित रूप से रेवेन्यू विभाग आगे लेके उस काम को पूरा अमली जामा बना देता है। जी, श्याम श्रीवास्तव जी, दमोह की ऑडियंस आपको देख रही है, एक तहसीलदार का पद हासिल करने के लिए किस तरीके से तैयारी इसको करना होगा, क्या क्या करना ज़रूरी है उसके लिए? देखो, सबसे पहले तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। हम पीएससी की तैयारी करते हैं, बीच में फिर एसएससी करने लगते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देने लगते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी समस्या आती है। आपका विजन क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है कि आपको बनना क्या है। आपको अगर लक्ष्य क्लियर है आईएएस बनना है तो आप आईएएस पे लगिएगा, आपको लगता है पीएससी करना है पीएससी पे, आपको लगता है पीओ बनना है तो बैंक में पीओ पे तैयारी कीजिएगा। जब तक अर्जुन की तरह आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, आप मछली की आँख को नहीं भेद पाएंगे। आपको सोते खाते हंसते जगते हर समय, बल्कि सोते समय भी एक ही लक्ष्य याद होना चाहिए कि आपको अर्जुन की लक्ष्य की तरह आपको अपना जो भी लक्ष्य है उसको मछली की आँख को भेदना है। अगर आपका लक्ष्य पीएससी आईएएस है तो आप उसका सिलेबस सामने, किसी भी एग्ज़ाम का हो, आप उसका सिलेबस को अपने सामने रखिएगा। सिलेबस को सामने रखने के बाद में आप देखिएगा कि इसमें से जो टॉपिक्स हैं कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो सिलेबस के आगे आप लिखिएगा कि ये वाला इस बुक में अच्छा है, ये वाला नेट पे यहाँ डला हुआ है, इसका प्रिंट आउट ऐसा है। तो आप उसको आप पहले तो अपने सैंडविच बना के उसको आप सेट कर लीजिए कहाँ से कौन सा पढ़ना है। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, उनको देखिएगा कि आपने जो भी पढ़ा हुआ था उसमें से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप देखते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप फिर निकालिएगा कि 40 क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से। फिर उनको जो आपने सैंडविच किए थे अपने सिलेबस को उसमें ऐड कीजिएगा। इस प्रकार से आपका सिलेबस तैयार हो सकता है किसी एक बुक में मिल जाए, हो सकता है 4 बुक में मिले, हो सकता है नेट पर मिल जाए। इंटरनेट के आने से सुविधाएँ बड़ी सरल हो चुकी हैं अब तो।
इसके बाद में आप उनको रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करने के बाद में मॉक टेस्ट दीजिएगा, मॉक टेस्ट होने के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा। मुझे लगता है रीड, राइट एंड रिवीजन, ये 3 चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं। कितना बड़ा भी एग्ज़ाम हो, अगर लक्ष्य आपका क्लियर है, मेहनत करते हैं, कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ते हैं, आप सस्टेन बने रहिएगा बिल्कुल लक्ष्य पे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन तय समय सीमा के अंदर ही हो जाएगा। बिल्कुल। श्याम श्रीवास्तव जी, पहला सवाल करने के बाद ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये हर किसी इंटरव्यू जब हम लेते हैं तो पूछते हैं, आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा था? हमारा सबसे अच्छा दिन जो मैं मानता हूँ, एक पिछली दिवाली पर जब मम्मी हमारी हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब वो घर वापस आई थी, तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक तो वो सबसे अच्छा दिन मैं मानता हूँ। दूसरा, जब हमारे बड़े भैया अरविंद श्रीवास्तव के यहाँ उनका बेटे ने जन्म लिया था, वेदांत ने, और उसी समय हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं मानता हूँ कि वो दिन भी मेरा अच्छा था। तो ये 2 दिन मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है। सबसे बुरे दिन कौन से थे आपके? उस समय के दृष्टिकोण से जब मेरा बुरा था, जब मैं IAS के लगातार 3 महीने से लिख रहा था, तो कभी इसमें कभी उसमें ऐसे अल्टरनेट में एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे थे, इस पेपर के उस पेपर में। तो मुझे लगता है कि वो मेरा जब मेरा 2007, 8, 9 के IAS का मेंस नहीं निकला, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बड़ा ख़राब दिन था, क्योंकि मेरे 7 वालों के निकल रहे थे, तो उस दिन मैं रोया भी था। तो मुझे लगता है कि वो मेरा बुरा दिन था। जी, आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में आपका मोटिवेशनल कौन रहा? किसको अपना मोटिवेशन माना आपने? किसको आपका गार्जियन माना आपने आपके लक्ष्य की तरफ? लक्ष्य की प्राप्ति में एक हमारे भाई साहब हैं, कजिन, वो रिटायर्ड SP हैं अभी, रामेश्वर भाई साहब। उनको हमने पहली बार देखा था जब वो भिंड में CSP थे, तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर से ये पद ज़्यादा बेहतर है, तो पहली बार मुझे लगा। इसके बाद में माता पिता का जो एक असीम वो होता है, स्नेह या बल, वो बल हमें बचपन से लेके आज तक बराबर मिलता रहा। उस बल में कहीं कोई कमी नहीं आई। वो बल हमें बराबर एक बूस्टर की तरह, रॉकेट की तरह आगे करता रहा। कभी उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि कहाँ रह गए, क्यों रह गए, कैसे रह गए, क्या कर। फिर एक संरक्षक की भूमिका हमारे बड़े भैया अरविंद श्रीवास्तव ने निभाई, तो मतलब लगा ही नहीं पड़ा कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारियां जो हमारे दायित्व, हमारी जो समस्याएं, जो बाधाएं थीं, वो झेलते चले गए। तो हम घर से बिल्कुल फ्री रहे, एक हमारा मजबूत स्तंभ के रूप में बने रहे वो। तो हमें जब भी कभी पीछे सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी, तो हमें उनका निरंतर आलम्बन मिलता रहा। और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की सफलता के लिए ये चीज़ें पर्याप्त होती हैं। इनमें से अगर एक भी पिलर कोई कमज़ोर है आपका, तो फिर समस्याएं आना स्वाभाविक है। तो इन हमारे जो पिलर थे, ये जो 4 पिलर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इससे मुझे सिलेक्शन लेने में भारी मदद मिली। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने इन तमाम जितना कैरियर आपने, जितने साल आपके इस लक्ष्य को लगे हासिल करने में, तो क्या निचोड़ में क्या कुछ बातें आप कहना चाहेंगे? एक शब्द है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। मतलब हम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं बना सकते। जब आप खुद को बेवकूफ़ बनाने लगेंगे, तो दुनिया फिर आपको बेवकूफ़ बनाने लगेगी। कई बार हम अपने आप को धोखा देते हैं कि सुबह 7 बजे जगेंगे, 5 बजे जगेंगे, 4 बजे जगेंगे, 3 बजे जगेंगे, और फिर जगते नहीं। फिर हम कहते नहीं यार, लेट हो गए थे हम। कल सुबह से हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम नहीं करते हैं। आज हम रात के 11 बजे तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे, नहीं। फिर बाद में 12 बजने को जब पढ़ने तक शाम का समय आता है, कहते नहीं कल से करेंगे। तो हम जो खुद से जो कमिटमेंट करते हैं, और फिर बाद में उस कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आता है, तो हम उनको लूज कर देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं कल के लिए। तो ये एक भारी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना आ रही, तो उसको निकाल देना चाहिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य है। जिस दिन आलस आपके अंदर आता जाएगा, आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। इंटीग्रिटी मैंने जो शब्द बताया, हमेशा आप अपनी फैमिली के प्रति इंटीग्रिटी रखें। फैमिली के प्रति आपकी इंटीग्रिटी है, तो आप बड़े मजबूत बने रहेंगे जीवन में। छोटे पोटे जो झंझावात आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, विचलित नहीं। कभी भी असफलता भी हाथ लगेगी आप, तो आपको लहर की तरह वो आपको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर खुद के प्रति इंटीग्रिटी, जैसे मैंने आपको बताई है। आप अपने प्रति जवाबदेह बने, अपने प्रति टारगेट बनाए रखें, अपने प्रति लक्ष्य बनाए रखें, और कोशिश करें कि स्वावलंबी बने। अगर आप छोटी मोटी नौकरी करके भी तैयारी करते हैं, साथ में पढ़ते हैं,
तो मुझे लगता है ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप तब पैसे का मूल्य भी समझेंगे और मेहनत का मूल्य भी समझेंगे। तो शुरुआत में अपन देखते हैं कि विदेशों में कई बच्चे होटल में नौकरी करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, अपने लक्ष्य को भी पूरा करते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रकार का शुरुआत में आपको कर लेना चाहिए। आपको जीवन की यथार्थता का अनुभव हो जाएगा कि जीवन कितना टफ है। ये आपको पढ़ाई के पहले पता हो जाए, नहीं तो पढ़ाई के बाद में जब आप पढ़ाई के दौरान आप इस प्रकार की पता नहीं होता, बाद में जब सिलेक्शन नहीं होता तब इस प्रकार की चीज़ों का सामना कर दें तो आपको पता आता, आपको लगता है कि नहीं इससे अच्छा तो मेहनत कर लेते। तो एक बार आप इसका भी साक्षात कर लेना चाहिए। बशर्ते ये है, बस मेरी यही इच्छा है, आप सभी जो श्रवण कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं ऑडियो वीडियो, कि आप अपने लक्ष्य में पूरी ईमानदारी के साथ, अच्छी योजना के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ईश्वर में अपनी आस्था रखें, ईश्वर की निश्चित रूप से आप पूजा करें। ईश्वर ही अल्टीमेट वो चीज़ है कि जब जब हारेंगे आप तो ईश्वर ही आपको बेग देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में इस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के यहाँ OSD और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में पदस्थ और दमोह के सबसे सफल व्यक्ति के रूप में श्यामू श्रीवास्तव तहसीलदार हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तमाम मुद्दों पे, पहलुओं पे हमने चर्चा की और आप अपने लक्ष्य को किस तरीके से हासिल कर पाएंगे, शायद इस इंटरव्यू में वो सारे सूत्रों के सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। इसके बाद भी आपके कोई सवाल है जो पिछड़ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनके आंसर अगले इंटरव्यू में देंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।